हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक वैष्णव और आज हम लेके आए आपके लिए मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे मानव के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है मानव के अंदर, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि लैंगिक संरचनाएं कौन कौन सी होती है, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि इन लैंगिक संरचनाओं के अंदर जैसे कि अपन बात करेंगे नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो मानव जो होता है यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। क्या नाम देंगे? एक लिंगी, क्योंकि दोनों जननांग जो होते हैं वो अलग अलग, यानी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही जननांग पाया जाएगा। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, मानव क्या होता है? एक लिंगी। दूसरी अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो मानव के अंदर क्या मिलती है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप, सुना भी होगा कई दफ़ा आपने। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता, देखो इस शब्द का मतलब क्या होता है? द्विरूपता, मानो एक लिंगी प्राणी है। अभी अपन ने कहा कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नर और मादा दोनों सेपरेट रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब अपन क्या बात करेंगे कि नर के जननांग और मादा के जननांग, इन दोनों को देखकर क्या आइडेंटिफाई करना, इन दोनों को देखकर उनकी पहचान करना कि अपन देखते ही बता सकते हैं। यानी कि जब भी बच्चा कोई भी पैदा होता है तो अपन उनके जननांगों को देखकर ही बता सकते हैं कि वो नर होगा या मादा होगी। उसको अपन क्या कहेंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में अपन कि इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे कि मानव जनन का जो हमारा चैप्टर चलेगा तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप आने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, लैंगिक जनन की जो प्रावस्था होती है, निषेचन की जो प्रावस्था होती है वो मुख्यतः 3 होती है। मानव के अंदर अपन लैंगिक जनन जो होता है तो उसको भी अपन क्या 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन के दौरान क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। तो आप सभी को मालूम होगा जब अपन ने पहला चैप्टर डिस्कस किया था जीवों में जनन, उसके दौरान आपने देखा था कि निषेचन से जो पहले की स्टेज थी उसको अपन क्या कह रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के दरमियान जो हो रहा था युग्मकों का संलयन, उसको अपन कह रहे थे फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के बाद जो होता है उसको अपने नाम दिया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखना यहाँ पर कि निषेचन से पहले क्या हो रहा था। 2 प्रक्रियाएं अपन जानेंगे। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण, और दूसरी प्रक्रिया होगी क्या? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, युग्मकों का स्थानांतरण। सबसे पहले अपन देखेंगे नर के अंदर जो नर युग्मक बनेंगे शुक्राणु, उनके निर्माण के बारे में। मादा के अंदर जो मादा युग्मक बनेंगे अंडाणु, उनके निर्माण की प्रक्रिया। तो वो हो जाएगी गैमेटोजेनेसिस के अंदर पहला स्टेप। देन उसके बाद में अपन जब नर के अंदर युग्मक बन जाएंगे शुक्राणु और मादा के अंदर बन जाएंगे अंडाणु, तो इन दोनों के जो संलयन जो होगा, संलयन करवाने के लिए पहले क्या करवाना, अपन को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ट्रांसफर के लिए जो प्रोसेस होता है मानव के अंदर उसको अपन बोलते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन, इनसेमिनेशन। तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप कौन सा रहेगा? वीर्य सेचन, जिसके अंदर क्या नर युग्मक जो होगा शुक्राणु, उसको मादा की योनि में स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया रहेगी उसको अपन क्या नाम देंगे? वीर्य सेचन, जो कि पुरुष के बाह्य जननांग के द्वारा होगा।
फिर अपन देखेंगे निषेचन के दौरान क्या होगा, युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। दोनों युग्मक जब बन जाएंगे तो दोनों युग्मक के जो संलयन की प्रक्रिया होगी उसको अपन क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में जो दोनों जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। शुक्राणु जो बनेगा अगुणित बनेगा, अंडाणु जो बनेगा अगुणित बनेगा। और इन दोनों जो युग्मक जो बनेंगे, दोनों युग्मकों का जो संलयन होगा उसके दौरान जो द्विगुणित सेल जो बनेगी यहाँ पर, जिससे हमारा ओरिजिन हुआ है, उसको अपन कहेंगे क्या, युग्मनज। क्या नाम देंगे अपन, युग्मनज या जाइकोट। जाइकोट की बात करेंगे। अब ये जाइकोट ही क्या आगे किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। तो युग्मनज से जो भ्रूण बनता है, युग्मनज से जो भ्रूण बनता है उसको अपन कहते हैं भ्रूणोद्भवन। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, भवन का मतलब होता है निर्माण। भवन का मतलब क्या होता है, निर्माण। यानी कि इस स्टेप को अपन क्या नाम देंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, निर्माण। तो किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एम्ब्रियो का हो रहा है। यानी कि जो जाइकोट जो बना है, जाइकोट से क्या बन रहेगा, भ्रूण। तो उसके बीच की जो जितनी भी जो स्टेज रहेगी उसको अपन क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन। तो इन स्टेप के बारे में अपन की डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, फिर मादा जनन तंत्र के बारे में, फिर इनके अंदर होने वाले जो भी ये प्रक्रियाएं हैं उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अब देखो चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या रहेगा, गैमेटोजेनेसिस। ये पहला स्टेप रहेगा। तो देखो गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को अपन क्या नाम देंगे, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहेंगे। नर जनन, नर के अंदर जो युग्मक बनेगा उसको अपन कहेंगे क्या, शुक्राणु या स्पर्म। और मादा के अंदर जो युग्मक बनेगा, मादा युग्मक को अपन नाम क्या देंगे, अंडाणु, या फिर अपन कहेंगे इसको ओवम। तो देखो शुक्राणु की जो प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, नर के अंदर जो प्राथमिक जननांग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्षण या फिर टेस्टिस, जिसका काम होता है युग्मक बनाने का। तो यह शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, वर्षण के अंदर। और अंडाणु का निर्माण मादा के अंदर कहाँ हो रहा है, अंडाशय के अंदर। कहाँ हो रहा है, अंडाशय। दोनों अलग अलग लोकेशन पे बन रहे हैं। अंडाशय को अपन क्या नाम देंगे, ओवरी। तो देखो अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, अंडाणु का, और शुक्राणु का निर्माण हो रहा है वर्षण के अंदर। दोनों अलग अलग जगह पर इनका निर्माण हो रहा है। यानी कि नर के अंदर, वर्षण के अंदर, वर्षण जो प्राथमिक जननांग है वहां पर क्या शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको अपन कहेंगे क्या, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम दे सकते हैं अपन इसको, स्टेप को, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पहला स्टेप हो जाएगा किसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर पहला स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, इसको अपन ए भी लिख सकते हैं, ए, और दूसरा स्टेप अपने हो जाएगा बी, जिसको अपन कहेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। तो देखो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को अपन ने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, अंड जनन या ओजेनेसिस। तो यहाँ पर देखा अपने युग्मकों का जो निर्माण हो रहा था वो दो प्रकार से हो रहा था। शुक्राणु बन रहे थे पुरुषों के अंदर और अंडाणु बन रहे थे मादा के अंदर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, ये दोनों हमेशा युग्मक हमेशा जो भी बनते हैं वो कैसे रहते हैं, अगुणित। अगुणित कहने का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड।
क्योंकि इनके दरमियान जब आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था, 11th के अंदर आपने देखा था जो अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला जब चैप्टर था, तो उसके अंदर आपने देखा था दो प्रकार का विभाजन हो रहा था कोशिकाओं के अंदर, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पुरुषों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। पुरुषों के अंदर कितनी होती है, 46, और मादा के अंदर भी कितनी होती है, 46। ये उनकी जर्म सेल के अंदर होती है। अब कि इनकी जर्म सेल से जो स्पर्म जो बनेगा उसके अंदर जो गुणसूत्र आएंगे वो आधे रहेंगे। कितने रहेंगे, 23। और फीमेल के अंदर जो इनके युग्मक बनेंगे, अंडाणु जो बनेगा, उनके भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे, आधे रहेंगे। जब इन दोनों का जो फ्यूज़न होगा तब 2n डिप्लॉइड सेल जो बनेगी उसको अपन आगे क्या नाम देंगे, जाइगोट, है ना। तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणसूत्र की जो संख्या है उनको नियंत्रित करने में भी आपने इसका सिग्निफिकेंस देखा था अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। तो देखो आगे अपन बात करते हैं। ये तो पहला स्टेप था युग्मक जनन। दूसरा जो स्टेप आएगा जिसको अपन क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन, या फिर अपन नाम देंगे वीर्य सेचन। क्या नाम देंगे, वीर्य सेचन। ये दूसरा स्टेप होगा। ये प्रक्रिया अपन किसको कहते हैं, अपन बात करेंगे यहाँ पर कि शुक्राणु जो बने थे, शुक्राणु बनने के बाद में इन शुक्राणु को ट्रांसफर, यानी कि युग्मक जो बने थे, युग्मकों का अपन को क्या करवाना है यहाँ पर, स्थानांतरण। तो युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट की बात करते हैं। नर युग्मक को अपने क्या नाम दिया था, शुक्राणु। ये तो क्या था, स्पर्म। और शुक्राणु हमेशा कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब गतिशील। कैसे होते हैं, गतिशील। तो नर के अंदर जो शुक्राणु बन रहे थे उनका स्थानांतरण मादा का जो बाह्य जननांग होता है, जिसके अंदर जो बाह्य जननांग का ही एक भाग होता है वेजाइना या योनि, जिस प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु को योनि के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। क्या कहलाएगी, इंसेमिनेशन। यानी कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वेजाइना। यानी कि यहाँ पर वर्षण के अंदर क्या किसका निर्माण हो रहा था, स्पर्म का हो रहा था। वर्षण के अंदर किसका निर्माण हो रहा था, शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पर फिर बाद में बनने के बाद में ये कहाँ चले गए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से योनि तक पहुँचे। योनि क्या है, मादा के बाह्य जननांग का हिस्सा। तो उसको अपने कहा क्या, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप रहेगा, अब देखो वीर्य सेचन की प्रक्रिया के दौरान अब शुक्राणु पहुंच चुके हैं मादा जननांग के अंदर, योनि के अंदर पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, तीसरे स्टेप के दौरान अपन देखेंगे कि अब दोनों युग्मक जब पास पहुंच जाएंगे तो तीसरा स्टेप होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। या फिर अपन कहेंगे निषेचन। क्या कहेंगे अपन, निषेचन। तो देखो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है मानव के अंदर, अपने पहले चैप्टर में भी देखा था कि निषेचन की प्रक्रिया होती है दो प्रकार की, मालूम है आपको। एक्सटर्नल अपने फर्टिलाइजेशन की बात की थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की थी। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर युग्मकों का जो संलयन जो होता है वो मादा के शरीर के ही बाहर होता है, किसी अन्य माध्यम से। जैसे जलीय जीव जो होते हैं, जलीय माध्यम में जो होता है उनको अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन नाम दिया था। लेकिन पुरुषों के अंदर यहाँ पर नर के अंदर जो आपको मिलेगा उसको अपन क्या नाम देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा मिलेगा आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन, क्या नाम देंगे अपन, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया आपको नजर आएगी पुरुषों के अंदर, यहाँ पर नर के अंदर नजर आएगी। तो इसमें अंदर क्या हो रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट inside of the female body।
तो मादा के अंदर यहाँ पर क्या होता है, मादा की जो अंडवाहिनी जो होगी वहाँ पर उसका जो एम्पुला वाला रीजन जो होगा वहाँ पर क्या होगा, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे क्या, आंतरिक निषेचन भी कह रहे हैं, यानी कि युग्मक का संलयन जो हो रहा है, शुक्राणु और अंडाणु का जहाँ मिलन हो रहा है वो प्रक्रिया कहाँ होगी, मादा की बॉडी के अंदर होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, इसलिए अपने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अपन स्टेप की बात करते हैं। चौथा जो स्टेप आएगा चैप्टर के अंदर, निषेचन होने के बाद में चौथा जो स्टेप आएगा उसको बोलेंगे अपन इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन जिसको अपन बोलते हैं अंतरोपण। देखो अंतरोपण की प्रक्रिया समझने से पहले अपन को क्या देखना है कि देखो इससे पहले मैंने क्या बात की थी, सबसे पहले क्या बनता है, ये तो था स्पर्म, ये बना था ओवम, ये तो क्या था स्पर्म, युग्मक बनने की प्रक्रिया देखी थी अपन ने, और यहाँ पर क्या बन रहा था, अंडाणु या ओवम बन रहा था। तो देखो पहले तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को और ओवम बनने की प्रक्रिया, ये युग्मक जनन का पहला स्टेप था। फिर इसके बाद में अपन देखा था दोनों युग्मक में क्या होता है कि शुक्राणु खुद चलकर जाते हैं किसके पास में, ये तो पहला स्टेप था युग्मक जनन। दूसरे स्टेप के दौरान देखा शुक्राणु का स्थानांतरण हो रहा था मादा जननांग के अंदर, उस स्टेप को अपन दूसरे स्टेप को अपने नाम क्या दिया था, इंसेमिनेशन। क्या नाम दिया था, इंसेमिनेशन। उसके दौरान क्या ये शुक्राणु पहुंच जाता है मादा जननांग के अंदर। फिर बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो दोनों के संलयन की प्रक्रिया को अपन ने नाम दिया था तीसरा निषेचन। क्या नाम दिया था, निषेचन। और अब चौथा स्टेप जो अंतरोपण की जो प्रक्रिया बात करेंगे, निषेचन होने के दौरान क्या किसका निर्माण होगा, द्विगुणी संरचना बनेगी जिसे अपन कहेंगे युग्मनज या फिर जाइकोट। क्या नाम देंगे अपन, युग्मनज या जाइकोट। जाइकोट बनने के बाद में इसमें अंदर लगातार क्या होगा, विभाजन। जाइकोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, और इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। हमारा सबका जो विकास होता है, सबसे पहले अपन बहुकोशी के जंतु के अंदर आते हैं, तो हमारा जो विकास हुआ है तो सबसे पहले एक सिंगल सेल से हुआ है, और जो हमारे अंदर जो सबसे पहले ऑरिजिन जो हमारा एक सिंगल सेल से हुआ है तो उसका नाम क्या है, जाइकोट या युग्मनज। जाइकोट या युग्मनज। तो देखो जाइकोट या युग्मनज की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगातार क्या होगा, समसूत्री विभाजन। युग्मनज के अंदर होने वाला जो कर्मिक रूप से जो आगामी समसूत्री विभाजन जो होता है उसको अपन बोलते हैं क्लीवेज। क्या नाम देते हैं, क्लीवेज, या फिर अपन नाम देते हैं विदलन। क्या नाम देते हैं अपन, विदलन। तो विदलन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान क्या युग्मनज के अंदर होने वाला जो आगामी समसूत्री विभाजन है, जिसके दौरान एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 2 बन जाएगी, 2 के बाद कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, और 4 के बाद में 8 बन जाएगी, 8 से 16 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह आपको नजर आएगा। बहुत सारी कोशिकाओं का क्या नजर आएगा, आपको समूह नजर आएगा, और इस समूह को अपन नाम क्या देंगे, जिसके अंदर ये सेल्स टाइटली पैक होगी, यानी कि लगभग कितनी 8 से 16 सेल की जो स्टेज बनेगी, दैट इज आर कॉल्ड मोरुला। क्या नाम देंगे अपन, मोरुला, या हिंदी में अपन नाम देते हैं इसको क्या, तुतक। और मोरुला बनने की प्रक्रिया को मोरुलेशन या तुतक भवन नाम देते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या नाम देंगे, मोरुलेशन। मोरुलेशन नाम दे रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा, पहले 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 कोशिकाओं की जो एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनी है उसको अपने क्या नाम दिया, मोरुला। मोरुला बनने के बाद फिर अपन क्या देखेंगे कि मोरुला एक ठोस गेंदनुमा संरचना है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठोस गेंदनुमा संरचना है। और मोरुला आगे क्या, मोरुला की जो प्रत्येक कोशिका जो होती है उसको अपन नाम देते हैं ब्लास्टोमियर। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर को अपन कहते हैं कोरक खंड। कोरक खंड। देखो हिंदी में भी शब्द इसलिए लिख रहा हूँ, काफ़ी जो मेरे विद्यार्थी हैं उनका जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम के हैं, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कई बार कमेंट करके कि सर आप थोड़ा इंग्लिश में भी बताया करो हमें। तो इसलिए ये मेरा पर्पज़ यही रहेगा कि आपको दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो फ़ायदा उठा सके घर बैठे। अब देखो अपन बात कर रहे थे कि मोरुला के बारे में,
जो ठोस गेंदनुमा संरचना थी। तो मैंने हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी स्पेशली कहा था कि आपके 12th क्लास होने के बाद भी, 12th क्लास होने के बाद में आपके काम आपके ये इंग्लिश के टर्म ही आने वाले। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हिंदी मीडियम भले ही आप हिंदी में पढ़ो, लेकिन ये वर्ड जो है उसको आप जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश के अंदर याद करो, ताकि आगे आपके काम आए। चाहे नर्सिंग करो आप, या फार्मेसी करो, या MBBS करो, तो किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको यही वर्ड्स इन्हीं के द्वारा आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही आसान होते हैं हिंदी के कंपेयर में ये वर्ड, और समझ में आ जाता तुरंत। तो मोरूला बनने के बाद मोरूला की जो प्रत्येक कोशिका थी उसको अपने क्या नाम दिया, ब्लास्टोमियर या कोरकखंड नाम दिया था। अब ये बनने के बाद इसकी जो कोशिकाएं हैं वो 2 रूपों में व्यवस्थित हो जाती है। कुछ जो सेल्स जो होगी इसकी, कुछ सेल्स जो होगी वो तो क्या होगी, यहाँ पर परिधि की तरफ चली जाएगी। कुछ सेल्स जो होगी वो परिधि के रूप में व्यवस्थित हो जाएगी, परिधि की तरफ। इन कोशिकाओं को हम नाम क्या देंगे, ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम दे रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कहने का मतलब पोष कोरक। क्या नाम दे रहे हैं, पोष कोरक। पोष कोरक नाम दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसकी जो कोशिकाएं, ब्लास्टोमियर की जो कोशिकाएं जो है, मोरूला की प्रत्येक कोशिका को अपन ने क्या नाम क्या दिया था, कोरकखंड या ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर है, कुछ तो परिधि की तरफ चली जाएगी जिसको अपने पोष कोरक नाम दिया है, और कुछ कोशिकाएं जो होगी, कुछ कोशिकाएं जो होगी वो क्या होगी, बीज के अंदर एक समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाएगी। बीज के अंदर एक समूह के रूप में समूह बनाकर रहेगी, एक सेल का मास के रूप में ये आपको नज़र आ रही है। और इस सेल्स के ग्रुप को, इस सेल के ग्रुप को अपन क्या नाम देंगे, ये सेल्स का जो ग्रुप आपको बीच में नज़र आ रहा है, इस ग्रुप को अपन नाम देंगे क्या, आईसीएम। क्या नाम दे रहे हैं, आईसीएम। आईसीएम कहने का मतलब, आई का मतलब इनर, आई का मतलब यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं अपन, इनर। भीतर की तरफ है तो आंतरिक, और आंतरिक क्या नजर आ रही है आपको, कोशिका नजर आ रही है, तो इनर सेल मॉस। आंतरिक कोशिकीय समूह, क्या नाम दे रहे हैं अपन, आंतरिक कोशिकीय समूह। आईसीएम अपन ने नाम दिया है भीतर वाली कोशिकाओं का जो स्वरूप। अब देखो यहाँ पर पहले के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा कोशिकाएं बन रही है, 16 से ज़्यादा कितनी हो रही है, 32 या 64 सेल की स्टेज बन रही है। कितनी बन रही है, 32 या 64 सेल की आपको स्टेज नजर आ रही है। 32 से 64 जो सेल की जो स्टेज नजर आ रही है, 32 से 64 सेल की जो स्टेज होगी इसको अपन नाम देंगे क्या, ब्लास्टुला। क्या नाम देंगे अपन, ब्लास्टुला, या हिंदी में अपन नाम देते हैं कोरक। क्या नाम दे रहे हैं, कोरक। जिस प्रकार आपने देखा था कि युग्मनज के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा था, उसको अपने क्लीवेज या विदलन नाम दिया था, जिसके दौरान क्या बनी थी, 8 से 16 कोशिकाओं की संरचना बनी थी, एक सॉलिड गेंदनुमा संरचना बनी थी जिसको अपने मोरूला नाम दिया था, और मोरूला बनने के प्रोसेस को अपने मोरूलेशन या तो तकभवन नाम दिया था। इसी प्रकार अपन ने देखा कि यहाँ ब्लास्टुला की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं वो आगे विभाजित करके लगभग जो 8 से 16 कोशिकाएं नजर आ रही थी उसकी डबल हो गई, 32 से 64 कोशिकाएं नजर आ रही हैं आपको यहाँ पर। और वो क्या 2 रूपों में व्यवस्थित हो गई। बाहर वाली परिधि की तरफ कोशिकाएं जो नजर आ रही उसको अपन कह रहे हैं पोष कोरक, और भीतर की तरफ जो समूह के अंदर व्यवस्थित नजर आ रही उसको बोल रहे हैं अपन आईसीएम या इनर सेल मॉस। और ये लगभग 32 से 64 कोशिकाओं की जो संरचना है उसको, स्टेज को अपने नाम दिया है ब्लास्टुला। तो देखो मोरूला से ब्लास्टुला बनने की जो स्टेप होता है इसको अपन बोलते हैं मोरूलेशन। क्या नाम देते हैं, मोरूलेशन। क्या नाम देंगे अपन, मोरूलेशन। मोरूलेशन नाम दे रहे हैं अपन। ये स्टेप क्या कहलाएगा, मोरूलेशन। तो मोरूलेशन अपन किसको कह रहे हैं, सॉरी मोरूलेशन नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर अपने मिस्टेक हो गया, क्योंकि मोरूलेशन अपने कहा था किसको, मोरूलेशन अपने नाम दिया था, अभी आपको मालूम चल जाएगा। देखो मोरूलेशन अपने नाम दिया था इसको, युग्मनज से क्या बन रहा था, मोरूला बन रहा था, उसको अपने मोरूलेशन नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है, तो अपन क्या नाम देंगे, ब्लास्टुलेशन। क्या नाम देंगे अपन, ब्लास्टुलेशन। ध्यान देना यहाँ पर इसको अपन क्या नाम देंगे, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन। तो देखो ब्लास्टुलेशन अपन नाम दे रहे थे इसको, क्या नाम दे रहे थे, ब्लास्टुलेशन। तो मोरूला से ब्लास्टुला बनने की स्टेज को ब्लास्टुलेशन नाम दिया था। अब ये जो ब्लास्टुला बना है फीमेल की बॉडी के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर,
अब अपनी स्टेप पे आते हैं, चौथा वाला जो स्टेप, पहला था युग्मक जनन, दूसरा था वीर्य सेचन, तीसरा था निषेचन और चौथा स्टेप है अंतरोपण। अब अंतरोपण की परिभाषा आपको समझ आएगी कि ये जो मानव के अंदर जो ब्लास्टुला बनता है उसको अपन बोलते हैं, मानव के अंदर जो ब्लास्टुला बनता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ह्यूमन के अंदर जो बनता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है पुट्टी, हिंदी में अपन क्या नाम देंगे? कोरक पुट्टी। तो देखो मादा के शरीर के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर क्या हो रहा है, मानव के अंदर जो ब्लास्टुला बन रहा है उसको क्या नाम देंगे अपन? कोरक पुट्टी। और मादा जननांग के अंदर अपन देखेंगे जो बच्चेदानी जो होती है जिसको अपन गर्भाशय कहते हैं, उसके 3 स्तर पाए जाते हैं। बाहर वाला स्तर पेरीमेट्रियम, मध्य वाला स्तर मायोमेट्रियम, भीतर वाला जो स्तर होता है एंडोमेट्रियम, जिसको अपन अंत स्तर कहते हैं। तो ये कोरक पुट्टी क्या करेगी, गर्भाशय के अंतर स्तर पर, ये कोरक पुट्टी गर्भाशय के यूटेरस जो होगा उसका एंडोमेट्रियम जो पार्ट होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, गर्भाशय के अंत स्तर पर आरोपित होने की जो प्रक्रिया होगी उसको अपन क्या नाम देंगे? इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरोपण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है। जो ये ब्लास्टुला जो बना मानव के अंदर उसको अपने क्या नाम दिया? कोरक पुट्टी। और कोरक पुट्टी का गर्भाशय के अंत स्तर पर आरोपित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन। क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन। अब देखो बाकी जो स्टेप की बात करते हैं अपन, इम्प्लांटेशन ये प्रोसेस होने के बाद में जब गर्भाशय के अंदर कोरक पुट्टी का जो चिपकने की जो प्रक्रिया है, अंतरोपित होने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या अंतरोपण अपने कहा है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो कोरक पुट्टी की बाह्य कोशिका को अपने पोस्ट कोरक नाम दिया था, और गर्भाशय के अंत स्तर के जो उत्तक होंगे इन दोनों के बीच में जो टाइट जंक्शन एक स्ट्रक्चर जो बनेगी जिसको अपन प्लेसेंटा या अपरा कहेंगे। तो ये इम्प्लांटेशन का होना किसके संकेत है? गर्भधारण के। किसके संकेत है? गर्भधारण के। तो यहाँ पर क्या होगा? भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा। इस प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से ही गैसों का विनिमय और जैसे खाने की जो आपूर्ति होगी भ्रूण को वो इसी के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसको अपन बोलेंगे क्या? गैस्टेशन। तो देखो 4 स्टेप की अपने बात की, 5वां स्टेप क्या आ रहा है? गैस्टेशन। गैस्टेशन को अपन गर्भावधि भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं अपन? गर्भावधि। देखो 270 दिन की जो अवधि होती है गेस्टेशन, लगभग कितनी होती है? 270 डेज की जो अवधि होती है फीमेल के अंदर, उसको अपन भ्रूण के विकास इसमें अंदर होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो जब देखो अपने इम्प्लांटेशन होने के बाद तीनों जनन स्तर का निर्माण होने लग जाएगा। आपने 11th के अंदर भी पढ़ा होगा जनन स्तर के बारे में। मानव के अंदर कितने जनन स्तर बनते हैं? 3। वैसे अपने जनन स्तर के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले आने वाले जो जितने भी जो जंतु होते हैं उन सभी को अपन सम्मिलित करते हैं किसके अंदर? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लगाकर लगभग कॉर्डिटा तक सारे के सारे किस में आते हैं? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे थे कि गर्भावधि के अंदर अपन बात करेंगे क्या जनन स्तर का जो निर्माण होगा, जनन स्तर का निर्माण होगा मानव के अंदर कितने बनेंगे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो भीतर वाला स्तर होगा। तीनों जनन स्तर का निर्माण होगा, तीनों जनन स्तर का निर्माण होगा। ये तीनों जनन स्तर जो होंगे आगे क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, अंगों का निर्माण करेंगे, अंग बनाएंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, या फिर अपन कहेंगे अंग तंत्र। जब अंग तंत्र सारे विकसित हो जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सारे अंग तंत्र, सारे अंग मिलकर जब एक साथ काम करते हैं तो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। जब अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं तो यही आगे फाइनली किसका निर्माण करते हैं? शिशु का निर्माण करते हैं। किसका? शिशु का निर्माण हो जाता है। शिशु का निर्माण होने के बाद लगभग 7वें महीने तक सारे अंग विकसित हो जाते हैं, संपूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है 7वें मंथ तक। फिर शिशु बनने के बाद में इसके जन्म लेने की प्रक्रिया, इसके जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अपना इस चैप्टर का अंतिम स्टेप होगा, जिसको अपन कहेंगे क्या?
अंतिम स्टेप को अपन कहेंगे 6 वाला जो स्टेप रहेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, परसव या पार्चुरेशन। तो देखो अपने वापस एक बार देख लेते हैं अपन कौन कौन से स्टेप की अपने बात की थी। सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहा था उसको अपने कहा था आज अपने युग्मक जनन। युग्मक जनन, शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया था, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा स्टेप क्या था, युग्मक बनने के बाद में अपने देखा था दूसरा स्टेप वीर्य सेचन। वीर्य सेचन जिसको अपन कह रहे थे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या था, मैंने कहा था शुक्राणु बनने के बाद शुक्राणु मोटाइल होते हैं और उनका स्थानांतरण मादा की योनि में, वो प्रक्रिया क्या कहलाती थी, वीर्य सेचन। ये होने के बाद में जो तीसरा स्टेप अपने देखा था वो था निषेचन। क्या था, निषेचन, जिसे अपन कह रहे थे फर्टिलाइजेशन। और मानव के अंदर जो फर्टिलाइजेशन मिलता है उसको अपने क्या नाम दिया था, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर अपने देखा था निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या बन रहा था, युग्मनज का निर्माण हो रहा था। युग्मनज में फिर बाद में लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा था जिसको अपन क्या कह रहे थे, विदलन कह रहे थे या क्लीवेज कह रहे थे, जिसके दौरान एक कोशिका जो युग्मनज की थी उसमें डिवीजन होने से 2 कोशिका, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो 8 से 16 कोशिकाओं की जो एक खोखली जो ठोस गेंदनुमा संरचना बनी थी उसको अपने क्या नाम दिया था, ब्लास्टुला, मोरूला नाम दिया था, तूतक नाम दिया था। फिर मोरूला ये परिवर्तित हुआ था ब्लास्टुला के अंदर। मानव के अंदर जो ब्लास्टुला बना था वो कैसा, खोखली गेंदनुमा संरचना नजर आ रही थी। और खोखली गेंदनुमा संरचना के अंदर अपने दोनों आपने देखी थी, बाहर वाली जो परत थी उसको पोस्ट कॉरक नाम दिया था, भीतर वाली जो परत थी उसको आइशियम नाम दे थे, इनर सेल मॉस नाम दे रहे थे। अब देखो खोखली गेंदनुमा संरचना क्यों कह रहे हैं, एक बात जैसे कि अपन ने अभी बात नहीं की थी कि जो वहाँ पर आपने देखा था परिधि की तरफ तो अपन क्या बन रही थी, परिधि की तरफ जो परत जो बन रही थी कोशिकाओं का जो समूह था ब्लास्टोमेयर की, उसको अपने क्या नाम दिया था, अपने ट्रोफोब्लास्ट या पोस्ट कॉरक नाम दिया था, जो अपरा के निर्माण में सहायता करता है। और भीतर की तरफ कोशिकाओं का समूह नजर आ रहा था उसको अपने क्या नाम दिया था, चलो एक बार वापस बताता हूँ मैं आपको कि क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाहर वाली कोशिकाओं को अपने नाम दिया था पोस्ट कॉरक, भीतर वाली कोशिकाओं के समूह को नाम दिया था अपने क्या, आइशियम, इनर सेल मॉस। अब जो यहाँ पर आपको कैविटी जो नजर आ रही है, इस कैविटी को क्या नाम दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन बन चुका है कि ब्लास्टुला के अंदर बनने वाली जो कैविटी होती है उसको अपन नाम क्या नाम देते हैं। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, मोरूला एक ठोस गेंदनुमा संरचना है और ये खोखली गेंदनुमा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैविटी जो बन रही है, किसके अंदर कैविटी बन रही है, ब्लास्टुला के अंदर कैविटी बन रही है, और इसको अपन नाम देंगे ब्लास्टोसील। क्या नाम देंगे, ब्लास्टोसील। सील का मतलब सीलोम, एक्ट्रो कैविटी को अपन क्या नाम देते हैं, सीलोम। तो ब्लास्टुला के अंदर जो बनने वाली कैविटी है उसको अपन क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, या हिंदी में अपन नाम देंगे कॉरक गुहा, कॉरक गुहा नाम देंगे। ठीक है, तो देखो ये तो बात अपने की। फिर इसके बाद में अपन जब रिवीजन कर रहे थे तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान देखा कि आंतरिक निषेचन होता है मानव के अंदर। अब जब कॉरक बनने के बाद मानव के अंदर जो कॉरक बनता है उसको अपने कॉरक पुट्टी या फिर ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया था। अब इस कॉरक पुट्टी का गर्भाशय के अंत स्तर पर आरोपित होने की जो प्रक्रिया है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, अंतरोपण या गर्भधारण भी कह सकते हैं। तो कौन सा स्टेप था, अंतरोपण या फिर अपन कह रहे थे इम्प्लांटेशन, जिसको अपन गर्भधारण भी कह रहे थे। गर्भाशय के अंत स्तर पर कॉरक पुट्टी का क्या हो रहा था, अंतरोपित हो रही थी, वो प्रक्रिया इम्प्लांटेशन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट 5वां जो स्टेप था उसको अपने नाम दिया था गेस्टेशन या गर्भावधि। भ्रूण का विकास चलता है जिसके अंदर अपरा का निर्माण हो जाता है, वो जनन स्तरों का निर्माण करता है, आगे अंग बनते हैं, अंग तंत्र बन जाते हैं। तो उसको अपने कहा क्या नाम दिया था, गर्भावधि, जो लगभग 270 दिन की अवधि थी। और अंतिम जो स्टेप था जिसको अपने नाम दिया था क्या, प्रसव। क्या नाम दिया था, प्रसव या पार्चुरेशन। क्या नाम दिया था, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की प्रक्रिया को अपन किसको, बच्चे के जो शिशु के जन्म लेने की जो प्रक्रिया थी उसको अपने क्या नाम दिया था, प्रसव। अब मेरे ख्याल से आपको बेसिक कंसेप्ट आपको नज़र आ गया होगा कि एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है, अभी अपने चैप्टर शुरुआत का जो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है वो इसके बारे में 6 स्टेप जो दे रखे हैं उनके बारे में अवगत कराता है कि आप घर जाकर एक बार खोल कर देखना एनसीईआरटी। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।